हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी क्लास बैंकिंग ड्रीम्स में। मैं रमन कपूर स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा जीके एंड साइंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में आने वाले हैं। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन केवल यूपी पुलिस री एग्जाम में नहीं, आरआरबी, एएलपी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके लिए ले आया हूं इस यूट्यूब के बिल्कुल फ्री चैनल पर, जहां आपकी तैयारी को एक नया आयाम दिया जाएगा। मैं आपके साथ यहां जुड़कर आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कुछ जानकारी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आपको जो भी हमारे नोट्स होते हैं और जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम आपके लिए बहुत ही नोटिफिकेशन लेकर आते हैं, जहां पर हम आपको बिल्कुल शॉर्ट में कुछ चीजें, बहुत कुछ एक दो क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट दिखाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, जिससे आप बिल्कुल जागरूक रहेंगे, आप बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम क्या क्या चीजें आपके लिए लेके आते रहते हैं। और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको कुछ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। हमारे यहाँ साइंस का ही नहीं, हमारे यहाँ रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथ्स का, कंप्यूटर का सभी कोर्सेज इस समय बिल्कुल फ्री चल रहे हैं, जो आप जैसे बच्चों के लिए और आपके अन्य फ्रेंड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो कि बिल्कुल आज के टाइम में क्या होता है, लोगों के पास टाइम नहीं होता, पैसे होते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका टाइम खराब नहीं जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ देखिए कि आप हमारे साथ जुड़कर क्या अलग कर रहे हैं, क्या बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, वो देख सकते हैं आप। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी क्लास में आने से पहले केवल एक पीस है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा, और अपने अन्य साथियों के साथ भी बोलिएगा कि आप हमसे जुड़े और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन लेवल पे लेके जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक गलनांक होता है? तो पहले बात करते हैं कि गलनांक क्या होता है। गलनांक का मतलब होता है यदि कोई पदार्थ किसी टेम्परेचर पर गलना स्टार्ट कर दे। यदि हम किसी पदार्थ को ले और उसको गर्म करना स्टार्ट करें, तब वो हम ये नोटिस कर लें कि किस ताप पर वो गलना स्टार्ट हो जा रहा है। जैसे यदि कोई पदार्थ है उसको हमने क्या करा, उसको हमने हीट करना स्टार्ट करा, गर्म करना स्टार्ट करा, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि वो होगा, वो बिल्कुल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस मेल्टिंग पॉइंट पर वो गलना स्टार्ट हो जाता है उसको कहते हैं कि ये इसका गलनांक ताप है या इसका मेल्टिंग पॉइंट है। यहां पर बात करते हैं कि धातु क्या होती है। तो धातु धातु के बारे में जान लेते हैं। देखिए, धातु और अधातु और उपधातु, ये तीन व्यवस्थाएं हैं। क्या है ये पदार्थ के तीन स्टेज हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातुओं के बारे में जानते हैं कि हमारी धातु क्या होती है। धातुओं के बीच ही कड़ी है उपधातु। उपधातु के बारे में जानते हैं कि उपधातु क्या होती है। साथ ही साथ देखते हैं कि अधातु क्या होती है। सीधा और सिंपल शब्दों में यदि हम देखें, धातु क्या होती है, धातु जो चमकीले होते हैं, मतलब चमकदार होती हैं, उसमें क्या होता है, जो विद्युत के सुचालक होते हैं। आपने देखा होगा कि जो धातु होती है उन्हीं के विद्युत तार बनते हैं। तो हमारी करंट किसमें पास होता है, वो धातु में होता है। तो धातु से लोहे की बात करें तो क्या है, लोहा एक धातु है। यदि अधातु के बारे में बात करें तो जस्ट धातु का अपोजिट, जिसमें विद्युत धारा पास नहीं होगी, जो विद्युत के कुचालक होंगे, जैसे कि लकड़ी। तो लकड़ी क्या है, लकड़ी हमारी विद्युत की कुचालक है, इसलिए इसे अधातु बोलते हैं। उपधातु क्या होती है, जिसमें धातु के भी गुण आ जाए और अधातु के भी गुण आ जाए। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, उपधातु बनेगी। तो आप बताएं कि उपधातु क्या होती है। तो आप देखिए, धातु और अधातु को यदि मिक्स कर दिया जाए तो उपधातु बनती है। तो कौन सी है उपधातु, बोरॉन, सिलिकॉन। इनके परमाणुओं का इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि ये क्या बनती है, ये इस तरह की धातु बनती है कि ये कुछ गुण धातु के भी रखती हैं, कुछ गुण उपधातु के भी रखती हैं। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या है। कि बोरॉन हमारा क्या है, दोनों के गुण रखता है, धातु के भी रखता है और अधातु के भी रखता है। तो इसके बीच की कड़ी है, तो कहेंगे कि एक मध्यवर्ती है इसका। उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जो धातु के साथ साथ अधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं, कि उसके अंदर धातु के गुण भी आएंगे। कभी आप देखेंगे तो वो धातु की तरह मजबूती दिखाएंगे, और कभी आप देखेंगे वो अधातु की तरह विद्युत को कुचालक का कार्य करेंगे, विद्युत को इतना ज्यादा चलने नहीं देंगे। तो कौन कौन से हैं, देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये सारी है क्या है, उपधातु। इनका यूज क्या होता है, कहां करते हैं,
विद्युत उपकरण बनाने में और कुछ ऐसे उपकरण बनाने में जहां पर धातु और अधातु का यूज नहीं हो सकता, जो लॉन्ग ड्यूरेबल होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, उपधातु का यूज करते हैं। बोरॉन एक उपधातु है जिसके परमाणु का आकार छोटा होता है। तो बात आई परमाणु की क्या होती है, तो जितने भी तत्व होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप हैं, मैं हूं, हम सब भी किससे मिलकर बने हैं, हम भी परमाणुओं से मिलकर बने। हमारे परमाणुओं को क्या बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं, जो कि एक बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान की, तो इसमें परमाणुओं की बात होती है। तो परमाणु के बारे में यदि आप थोड़ा सा सोचना चाहते हैं तो एक बार एक एज्यूम कर लीजिए कि एक दीवार बना रहे हैं, और दीवार बनाने में क्या चाहिए होगा, ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी तत्व बनते हैं उनके जो परमाणु होते हैं वो उसी तरह की ईंटों की तरह होते हैं कि ईंट से ईंट जोड़ के बनाते जाइए तो एक दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसी परमाणु से परमाणु जोड़ के बनाते जाइए तो एक तत्व खड़ा हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि परमाणु दिखता कैसे है। तो देखिए, परमाणु जो होता है इसके बीच का, परमाणु जो होता है इसके बीच में होता है इसका नाभिक। नाभिक क्या है, जिसमें इसका पूरा भार है। और नाभिक में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसी के बाहर एक कक्षाएं होती हैं, इसकी बाहर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यदि आप सोचना चाहते हैं कि परमाणु में क्या क्या होता है, तो परमाणु की बात करूं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, और नाभिक में नाभिक होगा, इसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इसके क्या होते हैं, सब पार्टिकल होते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है वो इसका बिल्कुल बेस होता है, इसका एक पॉइंट होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो यहां पर एक बात करते हैं कि इस परमाणु का भार कहां होगा। तो परमाणु का भार इसके बीच में होता है, जिसको क्या कहेंगे, परमाणु भार। परमाणु भार, परमाणु भार, क्योंकि यहां पर क्या क्या मिल रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन का भार और प्रोटॉन का भार, यदि हम इन दोनों के भार को हम क्या करें, कैलकुलेट कर ले, तो क्या बनेगा, हमारा परमाणु भार बनेगा। परमाणु भार से मतलब है जैसे कि आपका भार है, आपका वेट है, ये परमाणु भार हो गया। अभी बात करूं यदि मैं परमाणु क्रमांक की, परमाणु क्रमांक की बात करूं, यानी एटॉमिक नंबर। कई बार पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक क्या है। तो परमाणु क्रमांक का मतलब है जो आपके एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ आएगा वो आपका परमाणु क्रमांक होगा। वो किसके बराबर होता है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यदि परमाणु प्रोटॉनों की संख्या लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयर कर लेते हैं किसी और परमाणु से, जिससे वो ऋणावेशित या धनावेशित हो जाते हैं। तो ये ऋणावेशित धनावेशित कैसे होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यदि एक परमाणु है उसकी और एक परमाणु है जिसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है और अधिकता में है, और इसके पास वाले दूसरे परमाणु को बराबर करने के लिए, यानी उसको संतुष्ट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित, तो ये इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे पर जाता है, दूसरे परमाणु के ऊपर जाता है, तो उसके ऊपर आ जाता है ऋणावेश। जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो धनावेशित कहलाते हैं, तो वो हो जाते हैं प्लस के। और जिसके पास जाता है वो कहलाते हैं माइनस के। इस तरीके से इनका संयोजन होकर, सह संयोजन होने के बाद ये एक बंध बना देते हैं, जिससे कि ये जो परमाणु जो होते हैं धनावेशित और ऋणावेशित हो जाते हैं। तो हम परमाणु क्रमांक की बात कर रहे थे। परमाणु क्रमांक में हम किसको लेंगे, प्रोटॉनों की संख्या को लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए कि धातु अधातु क्या होती है, उपधातु क्या होती है, कौन कौन सी उपधातु है, कौन धातु है, कौन सी अधातु है। साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि हमारे परमाणु जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं, इनका भार क्या होता है, और ये परमाणु भार परमाणु क्रमांक के बारे में ही पढ़ लिया। धनावेशित कैसे होते हैं, ऋणावेशित कैसे होते हैं, ये सारा हमने पढ़ दिया। यदि आपको इसका और पढ़ना है तो शाम को आप हमारी क्लास में देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इसका देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो हमारे पूछा है कि सर्वाधिक गलनांक किसका होता है। तो सर्वाधिक गलनांक जो है हमारा किसका होता है, बोरॉन का होता है। और कितना होता है, लगभग 2076 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया कि ये लॉन्ग ड्यूरेबल होना चाहिए। इतना ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर गलना स्टार्ट करता है, तो इतना बहुत पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा टेम्परेचर देना। लेकिन इसका टेम्परेचर एक बार हमने निकाल के देख लिया कि इस टेम्परेचर पे ये गलना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोरॉन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नियम बताता है कि एक विद्युत परिपथ में एक जंक्शन पर
बहने वाली धाराओं का योग जंक्शन से बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यदि किसी जंक्शन पर कुछ धाराएं आ रही हैं, यदि किसी जंक्शन पर एक मान लिया कि जंक्शन क्या है, एक बिंदु है, इस पर कुछ धाराएं आ रही हैं, ठीक है, आने वाली को इस तरीके से हमने एरो लगा के, और कुछ धाराएं इससे दूर जा रही हैं, यदि हम इसको जोड़ लें, इसका बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। तो पहले बात करते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है, आपने बचपन में देखा होगा कि हम क्या करते थे, एक इस तरीके का सर्किट बना लेते थे जिसमें यहां पर एक बैटरी लगा देते थे और यहाँ क्या लगाते थे, एक बल्ब लगा देते थे, और क्या करते थे कि जब हम इसका स्विच ऑन करते थे तो ये बल्ब क्या होता था, सिंपल परिपथ है, जलने लगता था। तो देखिए जो भी बैटरी से करंट जा रहा है वो इस बल्ब में जा रहा है, और ये बल्ब जो है इस विद्युत धारा को अवशोषित कर लेता है, और पूर्णतः इस परिपथ में इसका योग कितना हो जाता है, विद्युत धारा का 0 हो जाता है। तो ये इस तरीके से एक विद्युत परिपथ, ये सामान्य विद्युत परिपथ है, एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। तो हम इसकी मदद से ये देख सकते हैं कि विद्युत परिपथ होता क्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में ये बोलता है कि किसका नियम बताता है कि यदि एक बिंदु पर कुछ करंट आ रहा है और कुछ उससे दूर जा रहा है, ठीक है, इसका बीजगणितीय योग कैसा होगा, 0 होगा। तो हम विद्युत धारा को, जो हमारी धारा है, हम इस धारा को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, आई फॉर करंट। तो यदि हम इस धारा को, जाने वाली धारा को I1 और I2 ले लें, और दूर जाने वाली को I3 और I4 ले लें, तो इनका योग क्या होगा, 0 होगा। बीजगणितीय भाषा में योग को समेशन से दिखाते हैं, ऐसा W जो है वो लेटा हुआ है, या फिर M कह देंगे, M लेटा हुआ, तो समेशन I की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यदि अगर हम इसको बीजगणितीय रूप में लिखें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या है, किसका नियम बताता है कि विद्युत धारा का योग जो है कितना 0 हो जाएगा। तो रॉबर्ट किरचॉफ ने बताया था, हमारे रॉबर्ट किरचॉफ जो थे, इन्होंने बताया था कि बीजगणितीय योग जो परिपथ में होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। साथ ही साथ पढ़ते हैं कि ओम ने क्या बोला है। तो देखिए माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया यदि एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम के अनुसार जब किसी कंडक्टर को, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर मतलब जो आपका वायर होता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो हम कंडक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, एक ऐसा तार जिसके अंदर क्या हो, करंट होनी चाहिए, ठीक है। उसको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के में लेके जाते हैं, क्या करते हैं कि कंडक्टर, हमने एक विद्युत वायर लिया, उसको पकड़ा और उसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके गए, तो उस वायर के ऊपर, यदि मेरा ये एक वायर है, उसको मैं यदि चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाता हूं, उसके ऊपर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, जिससे कि वो वायर जो है हिलने लगेगा। तो उसको क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोमोटिव बल है। तो जो वायर पर जो बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव बल बोलते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट साइंटिस्ट बोलते हैं ओम, जिनको ओम के नाम से आपने पढ़ा होगा कि जॉर्ज साइमन ओम। ये बोलते हैं यदि एक कंडक्टर में आप वोल्टेज को बढ़ाओ या फिर विद्युत धारा को बढ़ाओ तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यदि आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो विद्युत धारा बढ़ेगी, यदि विद्युत धारा बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगी। जैसे आपने सामान्य अपने घरेलू उपकरणों में देखा होगा कि एकदम वोल्टेज ज्यादा आई तो करंट ज्यादा बहने लगा, करंट ज्यादा हुआ तो वोल्टेज ज्यादा आने लगी। तो इसका ये हो जाएगा कि ओम ने ये बताया था कि विद्युत धारा और वोल्टेज जो होते हैं एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। साथ ही साथ विक्टर फ्रांसिस हेस ने ये बताया था कि इन्होंने गुब्बारा लिया और उससे जो है कॉस्मिक किरणों की खोज करी थी। तो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, ये प्रकाश की किरणें होती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि हमारा सही आंसर क्या होगा, रॉबर्ट किरचॉफ हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष के एक रॉकेट काम करता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। कैसे घुमा सकता है, यदि यहां पर आ जाएगा अंतरिक्ष में लिखा हुआ तो इस पर दूसरा नियम लगता है। यदि हम बोले कि एक रॉकेट पर क्या कौन सा नियम लगता है तो वो दूसरा नियम लगता है। तो आप इस क्वेश्चन में ध्यान से रखेंगे कि रॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं और अंतरिक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किस नियम को बात करेंगे, हम बात करेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम के। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, देखिए संवेग पर आधारित है। जब ये रॉकेट, हमारी ये पृथ्वी है, जब पृथ्वी से बाहर निकलता है, जब रॉकेट जो है पृथ्वी से बाहर निकलता है और अंतरिक्ष में चला जाता है, तो अंतरिक्ष में जाने के बाद इसका इंजन क्या होता है, इसके इंजन को एक तरीके से बंद कर दिया जाता है जिससे कि इसमें क्या हो, ज्यादा ईंधन की खपत ना हो। जब जरूरत होती है तब चलाते हैं।
तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या क्या बोलता है? न्यूटन का द्वितीय नियम यह बोलता है यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो वह उसी वेग से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, यानी उसका जो वेगमान है, वेगमान की बात करता हूं, वेगमान यानी संवेग, वेगमान को हम क्या बोल सकते हैं? वेगमान को हम संवेग भी बोल सकते हैं, संवेग भी है वो। ठीक है, यदि हम वेगमान की बात करते हैं, वेगमान किसके इक्वल होता है? उसके द्रव्यमान और वेग के इक्वल होता है। तो थोड़े से नियम को हम, इस नियम को हम पूरे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या बोलते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग या रेखीय संवेग कहा जाता है। इससे टी से दिखाते हैं, टी से वेगमान या फिर क्या कहेंगे? संवेग बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, याद कर लेंगे। रेखीय संवेग का संरक्षण क्या है? जब किसी प्रणाली, यानी रॉकेट प्रणाली की बात करता हूं, प्रणाली कुछ भी हो सकती है, यहां पर रॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई शुद्ध भारी बल नहीं लगता, जब कोई बाहर से कोई बल नहीं लग रहा, उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण नहीं लग रहा। जैसे हम यहाँ पर जमीन पर साइकिल चलाते हैं, उस पर क्या लगता है? एक घर्षण लगता है, जिससे कि साइकिल जो है कुछ टाइम बाद रुक जाती है। तो कहते हैं कि कोई बाह्य बल नहीं लगना, फ्रिक्शन यानी घर्षण नहीं लगेगा, तो प्रणाली कुल रैखिक संवेग स्थिर रहता है। इसे रेखीय संवेग के संरक्षण कहा जाता है। मतलब उसका संवेग जो है संरक्षित रहेगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। क्या व्याख्या है इसकी? रॉकेट के मामले में जब हम रॉकेट और उसके ईंधन को एक प्रणाली के रूप में लेंगे, यहाँ पे प्रणाली की बात करें, देखिए रॉकेट और उसके ईंधन को हमने क्या लिया? एक प्रणाली के रूप में ले लिया। तो इस पर तो क्या करते हैं कि इस पर कोई भी शुद्ध बल नहीं है, तो इसलिए इसका कुल संवेग क्या रहेगा? संरक्षित किया जाएगा। कोई बल ही नहीं लग रहा तो संरक्षित है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब वो रॉकेट आपका अंतरिक्ष में होना चाहिए। इस प्रकार रॉकेट रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम पर आधारित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहां पर अभिक्रियाशील क्या होता है? देखिए, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आपके अंदर कैसी क्या चीज होनी चाहिए? अभिक्रियाशीलता ज्यादा होनी चाहिए। आप सुबह का 4 बजे का अलार्म लगाएं और 4 बजे उठ जाएं, यानी कि आपकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है। कुछ लोग 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, उसके बाद उठते 6 बजे हैं, तो उनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। यदि मैं इन्हीं तरह के बच्चों को एक श्रेणी बनाऊं और मैं ऐसे रख दूं कि राहुल जो है अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, राहुल जल्दी उठता है, उसके बाद अमन उठता है, उसके बाद विनोद उठता है, उसके बाद मनी उठता है, तो हम ऐसे इस तरीके से इसको यदि हम लिख लेते हैं, तो हम कहेंगे कि उसकी अभिक्रियाशीलता, किसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी? जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि तत्वों के बारे में बात करते हैं। तो जो तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील है वो अपना सिलेक्शन ले जाएगा। क्या करेगा? वो अपना सिलेक्शन ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? क्योंकि वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो निम्न में से कौन सा तत्व ऐसा है जो अपना सिलेक्शन करवा लेगा, दूसरे को हटा देगा, दूसरे के नंबर कम आएंगे, उसके नंबर ज्यादा आएंगे? हम किसके बारे में बात करते हैं? हम तांबे के बारे में। तांबे को क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। तांबे का रासायनिक सूत्र है Cu, कॉपर। और इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है? देखो, सोना जो होता है इसको हम रासायनिक नाम है इसका Au, जिंक का रासायनिक नाम है Zn, चांदी जो है इसका रासायनिक नाम है Ag, और प्लेटिनम का रासायनिक नाम है Pt। ठीक है, इनको हमने एक श्रेणी में रखा और साथ में देखा कि कौन जो है ऐसा करते हैं। यदि हम कॉपर के विलयन में क्या करते हैं? जिंक को डालते हैं, तो क्या करता है? जिंक इस कॉपर का जो है क्या कर देता है? बिल्कुल उसको विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है, क्यों कर देता है? क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। और इसके बारे में 2-4 बातें जो है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, जिंक को हम जस्ता भी बोलते हैं, याद रखेंगे Zn। तांबे की तुलना में जिंक जो है यानी जस्ता अधिक अभिक्रियाशील है। तांबे की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील है और इसलिए इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में तांबे को विस्थापित कर सकता है। जब कोई ज्यादा अभिक्रियाशील वस्तु जो है किसी के विलयन में डाली जाएगी तो वो अपने से कम अभिक्रियाशील वस्तु को विस्थापित कर देती है। जस्ता अपने नीचे मौजूद मतलब जो हमने एक श्रेणी बनाई थी, जो उससे नीचे आ रही है, जिसकी अभिक्रियाशीलता कम है, उसको विस्थापित कर देता है, जाने देता है। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था कि तांबा किसको विस्थापित कर सकता है? जिंक को कर सकता है। ये जिंक जो है किसको विस्थापित करेगा? तांबे को करेगा। ध्यान रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। कांच के वो टुकड़े जो थोड़ी वृत्ताकार होते हैं, यानी गोल गोल होते हैं, जिसका हम यूज जो है बचपन में
किरणों, उनके किरणों को अवशोषित करके क्या करते थे, किसी चीज को जलाने में यूज करते हैं, जैसे वो होता नहीं माइक्रोस्कोप टाइप का होता है, हम उसका यूज करते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। लेंस क्या होते हैं, दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक होता है हमारा अवतल लेंस। ये क्या है, हमारा अवतल लेंस। ये अपने ऊपर गिरने वाली जो भी किरणें होती हैं उनको क्या करता है, अभिसारित करता है, फैला देता है। किसके नियम को फॉलो करता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को फॉलो करता है, कि जो प्रकाश की किरणें इसके अंदर से निकलेंगी वो किस तरीके की, किस दिशा में जाएंगी, तो ये उस नियम को बताता है। इसका है, ये क्या करता है, किरणों को अभिसारित करता है, फैला देता है, याद रखेंगे। साथ ही साथ एक होता है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखा होगा, उत्तल लेंस इस टाइप से होता है, ये बीच में मोटा होता है, इसके किनारे जो होते हैं ये पतले होते हैं, और ये अवतल लेंस के किनारे जो होते हैं ये थोड़ा मोटे होते हैं बीच के रिस्पेक्ट में। और वो कैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसके ऊपर जो भी प्रकाश की किरण आती है ये उसको अवशोषित करके उसको एक जगह, एक पॉइंट पे करता है। तो ये क्या करेगा, उनको कन्वर्ज कर देगा एक जगह पे। इसको, इसका इसलिए नाम है कन्वर्जेंस लेंस। तो हमारे क्वेश्चन में बोलते हैं कि उत्तल लेंस के फोकस पर, तो थोड़ा सा हम अभी इसमें दो तीन बातें और पढ़ेंगे, इसका फोकस क्या होता है। यदि मैं यहाँ एक उत्तल लेंस बनाऊं और एक इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सेस खींच दूं जिसके ऊपर ये किरणें चलती हैं, इसके बीच वाले पॉइंट को हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, और इसके दोनों तरफ होते हैं फोकस, F1 और F2। फोकस को हम F1 और F2 से निरूपित करते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि यदि फोकस पर कोई वस्तु रखी है, यदि इस फोकस पर हमने क्या करा, एक वस्तु रख ली और इसके ऊपर से किरणें चली, तो ये बोलते हैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। जब ये वस्तु से जब किरण चलेगी तो क्या होगी, जब कोई वस्तु से किरण चलती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है, और ऑप्टिक नर्व से जो भी किरण निकलेगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो किरणें हैं जब तक ये मिलेंगी नहीं तब तक इनका प्रतिबिंब बनकर तैयार नहीं होगा। तो ये कभी मिल ही नहीं रही है, या मेरी स्क्रीन से भी बाहर चली जा रही है, तो ये कहां मिलेंगी, ये अनंत पर मिलेंगी। ठीक है, जब अनंत पर मिलेंगी तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर मिलकर बनेगा। ठीक है, तो हम अभी इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या है कि लेंस जो है हमारे दो प्रकार के हैं। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस बोलते हैं, और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम, उत्तल लेंस को हम बोलेंगे अभिसारी लेंस। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण, इसके जो नियम है उसके बारे में पढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश किरण अपने प्रकाशिक केंद्र या अवतल लेंस पर तिरछी पड़ती है तो अपने पथ का अनुकरण करती है। या तो उत्तल लेंस लीजिए या अवतल लेंस लीजिए। यदि ये किस पर पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, तिरछी यानी ऐसे आ रही है, तो ये बिल्कुल सीधे निकल जाती है। चाहे इसमें आएगी तो इसमें से भी बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, फॉलो करेगी उसको। और बाकी जो नियम है, यदि प्रिंसिपल एक्सिस से सीधी आती है तो वो कैसे जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसको डिटेल में पढ़ने के बाद हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि क्या होगा जब वो फोकस पर उसका क्या रखी होगी, वस्तु रखी होगी। तो हमारी फोकस पर जब वस्तु रखी होगी तो वो कहां मिलेगा, वो हमारा मिलेगा अनंत पर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका अनंत पर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि शरीर का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है और इसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, तो संवेग का पता करो कि संवेग कितना होगा। अभी हमने कुछ एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि रॉकेट प्रणाली जो होती है अंतरिक्ष में संवेग पर आधारित है। संवेग का मतलब है वेगमान। अब वहां पर इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या था कि रेखीय संवेग जो है P, यानी कि रेखीय संवेग P जो है हमारा, वो द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। और इसमें इसकी डेफिनेशन क्या थी कि जब कोई बाह्य बल किसी परस्पर क्रिया करने वाले कणों के निकाय पर कार्य नहीं करता है तो कुल रेखीय संवेग क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। यदि कोई वस्तु अपनी स्पीड से चल रही है और उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा, घर्षण वगैरह नहीं लग रहा, तो वो उसी चीज से, उसी वेग से चलती रहेगी। यदि आपने एक फुटबॉल को किक कर दिया तो फुटबॉल जो है चलती रहेगी, कैसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि उस पर घर्षण लग जाएगा। यदि हम इस घर्षण बल को हटा दें तब देखें कि वो क्या फुटबॉल चलती रहेगी, जी हाँ, वो चलती रहेगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि हमारा द्रव्यमान जो है वो 12 किलो है, द्रव्यमान 12 किलो है और उसका वेग जो है लगभग 4 मीटर प्रति सेकंड का है, तो उसका रेखीय संवेग कितना होगा। देखिए यहां पर m यानी द्रव्यमान की वैल्यू है 12 kg और वेग जिसकी वैल्यू है 4 मीटर प्रति सेकंड,
याद रखेंगे इसकी यूनिट भी, कि द्रव्यमान जो होता है वो किस में निकालते हैं हम, किलोग्राम में निकालते हैं, और वेग किस में निकालते हैं, मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं। तो 12 गुणा 4, 12 चौक 48, और सीधा सीधा आपको इसको यूनिट लिखनी है। तो 12 की यूनिट क्या थी, किलोग्राम थी, और वेग की यूनिट कितनी थी, मीटर प्रति सेकंड थी। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 48 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब ऐसी तरंगे जिसमें विद्युत के गुण भी है और चुंबक के गुण भी है, इसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों को, विद्युत और चुंबकीय दोनों ही क्षेत्रों की तरंगे इसमें प्रेजेंट होती हैं। प्रकाश की तरंगे और रेडियो की तरंगे, जो प्रकाश की तरंगे होती हैं इसमें ये डुअल नेचर की होती है, इसमें द्वैत गुण होते हैं, इसमें दोनों चीजें होती हैं, विद्युत भी होती है और कैसी होती है, चुंबक में भी ये चुंबक के गुण भी अपने पास रखती है। ऐसे ही रेडियो की तरंगे भी होती हैं, उनमें भी इस तरह के गुण पाए जाते हैं। तो ये प्रतिपादित किसने किया है, ये हमारे मैक्सवेल ने किया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रतिपादन। तो उसके बाद पढ़ते हैं कि हमारा न्यूटन के नियम क्या है। देखिए, न्यूटन जो है फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं, इनके तीनों नियमों को आप बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे। मैं आपको एक एक नियम जो है इस समय बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूं। तो पहला नियम कहता है, एक पिंड जब विराम अवस्था में है, यदि विराम अवस्था में रुका हुआ है या फिर एक सीधी रेखा में चल रहा है, तो वो चलता रहेगा, एक समान गति से चलता रहेगा जब तक उस पर एक बाह्य बल, जब तक उसको रोका ना जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज ना की जाए, तो उस पर कोई भी बल अगर बाहर का कार्य नहीं करेगा तो चलता रहेगा। इसको हमने न्यूटन का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम भी बोला है। बात ध्यान रखेंगे कि यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो वो रखी रहेगी जब तक उसको उठाकर दूसरी जगह पर न रखा जाए। यदि कोई साइकिल एक अपनी स्पीड से चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। सेकंड नियम कहते हैं, किसी पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर लगने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि रेखीय संवेग को परिवर्तित करना है, देखिए रेखीय संवेग क्या है, जब कोई चीज अपनी स्पीड से चल रही है चलती रहेगी, यदि आपको उसको चेंज करना है तो उसको थोड़ा सा एक्सीलरेट करना पड़ेगा। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अगर आप मोटरसाइकिल को स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ी सी रेस देनी पड़ेगी। तो कहते हैं उस पर लगने वाली जो स्पीड है, यानी उस पर जो बल लगेगा उसी स्पीड से जो है उसका रेखीय संवेग परिवर्तित हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में आपकी तरफ बॉल आती है, जब बॉल को आप जोर से मारते हैं तो कहां जाती है, वो सिक्स मार लगते हैं, क्योंकि क्या करता है, हम एक क्रिया आ रही है आपकी तरफ, आप यदि प्रतिक्रिया लगाएंगे तब क्या होगी, वो बॉल जो है मैदान से बाहर जाएगी और सिक्स लगेगा। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लग सकती है। यदि आप दूसरा एग्जांपल आप ले, यदि आप एक दीवार में अपने घूंसे को मारते हैं या फिर अपने बल आरोपित करते हैं तो आपको जितनी जोर से मारेंगे उतनी ही जोर से आपको जो है दर्द होगा। तो क्या होगा कि हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये वाला किसने बताया है, न्यूटन का तृतीय नियम है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। एक एग्जांपल इसका एक और ले सकते हैं, यदि एक ट्रक खड़ा है और आप जाकर उससे साइकिल से जाकर टकराते हैं तो क्या होगा कि आपको चोट लगेगी, बस उसी स्पीड से, जैसे एक ही स्पीड से चल के आपने टकरा। यदि वो ट्रक आपसे आगे टकराता है तो आपको ज्यादा चोट लगेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी, लेकिन एक द्रव्यमान जो है ट्रक का ज्यादा है, इसलिए ट्रक की वजह से आपको ज्यादा चोट लग सकती है। साथ ही साथ देखते हैं हाइगेंस ने क्या बताया है। हाइगेंस का सिद्धांत जल तरंगों की अवधारणा का उपयोग करके प्रकाश के तरंग गुणधर्म को समझना है कि जल की तरंगों से, जल के अंदर से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो उसमें क्या चेंज होता है, तो ये हाइगेंस ने बताया। प्लांक ने क्या दिया, प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया प्रकाश की ऊर्जा का, और इसकी आवृत्ति के समानुपाती एक चीज बताई है। उन्हें कहा है कि प्रकाश जो है वो अन्य ऊर्जा के समान हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि प्रकाश जो है हर जगह उपस्थित है, इसलिए इसने प्लांक ने क्या दिया, प्रकाश की क्वांटम थ्योरी दी है। तो हमारा सही आंसर इसका है मैक्सवेल, इसको हम याद रखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। ऐसा पदार्थ जो कमरे के तापमान पर अपने लौह चुंबकत्व को एक लंबे समय तक बनाए रखता है उन्हें कहा जाता है। तो ऐसा तापमान, ऐसा कोई पदार्थ जो एक कमरे के तापमान में, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है और अपने टेम्परेचर अपने क्या करता है, अपने लौह चुंबकत्व को बनाए रखता है। जब आप इस क्लास में एंटर किए हैं, पूरी क्लास के एंड तक यदि अपने चुंबकत्व को बना के रखना है तो आप क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। ये नहीं क्लास को 10 मिनट देखने के बाद आप यहाँ से चले जाएं तो आपका चुंबकत्व जो है खत्म हो जाएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। ऐसे ही लौह चुंबकत्व की बात करें कि लंबे समय तक
अपने चुंबकत्व को बनाए रखना है, क्वेश्चन को देखते रहना है। तो ऐसा क्या पदार्थ है, ऐसे पदार्थ जो कक्ष ताप पर अपने लौह चुंबकत्व को एक लंबे समय तक बनाए रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी चुंबकत्व कहते हैं। और यदि आप पढ़ते रहेंगे तो आपको क्या कहेंगे, परिश्रमी बालक बोलेंगे। लौह चुंबकत्व पदार्थ वे हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दृढ़ता से चुंबकीय हो जाते हैं। एक लौह चुंबकत्व होते हैं, जैसे कि यदि हम चुंबक के क्षेत्र में आयरन को ले जाके रखें, लोहे को ले जाके रखते हैं, तो क्या करते हैं, उस चुंबक से चिपक जाते हैं, उसे कहते हैं लौह चुंबकत्व तत्व बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर है इसका स्थायी चुंबकत्व। और चुंबक से क्या क्या चीज चिपक जाती है, आयरन चिपक जाता है, निकल चिपक जाता है, कोबाल्ट चिपक जाता है। प्रति चुंबकत्व क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक के पास रखेंगे लेकिन उसके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप चुंबक के पास में कोयले को, लकड़ी को रखें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चुंबक है तो होने दो, ठीक है। मेटल को, सोने को, चांदी को, किसी को भी रखेंगे तो वो जो है उस पर चुंबकत्व का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कौन सा होता है। यदि उदासीनता कैसी होती है, यदि उदासीनता के बादल छाते हैं तो हम कैसे कहते हैं, एकदम डार्क डार्क दिखता है। देखिए, एक ट्रांसफार्मर होता है घर के पास लगा हुआ, उससे कुछ वायर ज्वाइंट होते हैं जिससे एक पोल पर जाता है, ठीक है। वायर जो है उस पोल तक जाता है, फिर उस पोल से जो है वो बिजली जो होती है आपके जो है घर तक पहुंचती है, ठीक है। साथ ही साथ ये बिजली जो है आपके स्विच बोर्ड में आती है। जब स्विच बोर्ड में आती है तो एक क्या लगा होता है, इस तरीके का आपने स्विच एक्सटेंशन देखा होगा कि ये आपका एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जिसमें आपने प्लग लगा के टीवी, फ्रिज, मोबाइल चार्ज या फिर कंप्यूटर कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इनके क्या होते हैं, नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं कि ये वाला जो सबसे ऊपर वाला जो होता है, ये एक ऐसा तार होता है जो भूमिगत किया जाता है, इसको अर्थ वायर कहते हैं। ये भू तार बोलते हैं इसको, या फिर अर्थ वायर बोलते हैं। तो भू तार को आप यह कैसे याद रख सकते हैं, देखिए हमारी अर्थ कैसी होनी चाहिए, हरी भरी होनी चाहिए। और भू तार का रंग भी इसलिए किस तरीके से लिया गया है, हरा लिया गया है, हरा। फिर आता है उदासीन तार। यदि मैं इस वाले वायर को क्या बोल दूं कि ये जो है उदासीन है। उदासीन तार कैसा होता है, ये विद्युत का प्रतिरोधी भी है, मतलब विद्युत इसमें नहीं होती है। तो हम क्या कहते हैं, उदासीनता कैसे रंग की है, तो कैसी है, ब्लैक कलर की है। तो ये कैसा है, काले रंग का है। साथ ही साथ एक और हमारा बचता है जिसको हम बोलते हैं लाइव वायर, जैसा बोलते हैं लाइव वायर बोलते हैं। लाइव वायर क्या, जिसमें कि करंट होता है। और करंट होने का मतलब कैसा है, आपने देखा होगा कि जो भी होते हैं उसके जो आपके खंबे वगैरह होते हैं उसके इस तरीके से बोर्ड लगा होता है कि खतरा है वहां पे, और लाल कलर का उसमें यहाँ पे लगा होता है। इसका कलर कैसा हो जाता है, लाल होता है, या कभी कभी इसका भूरे रंग का भी ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत संचरण के लिए हमारे घर 3 तरीके के तार आते हैं। पहला तार जो विद्युन्मय तार है, जिसको हम लाइव वायर बोलते हैं। उदासीन तार जो हमारा उदासीनता दिखाता है, मतलब इसमें विद्युत का कोई भी रोल नहीं है। तीसरा होता है भूतार। भूतार में क्या है, जो कि हमारा अर्थ वायर है, ठीक है। अब हम इसकी कलरों की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा विद्युन्मय तार जो कैसे रंग का होता है, कैसे रंग का होगा, वो हमारा होगा लाल रंग का होगा। उदासीन तार कैसा होगा, हमारा ब्लैक कलर का होगा, काले रंग का होगा। साथ ही साथ भू तार का रंग कैसा होगा, ये होगा हमारा हरा होगा, हरा, ठीक है। हमारे सारे जो उपकरण होने चाहिए उनमें जो है भू तार का उपयोग जरूर होना चाहिए। भू तार के होने से आपको जो है बरसात के दिनों में या फिर गीले उपकरण को छूने से जो करंट लगता है ना, वो नहीं लगेगा। ये भू तार जो है शॉक को जो है क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा काला तार। उदासीन तार के बारे में बात करें तो काला। साथ ही साथ क्वेश्चन को घुमा सकते हैं आप, ध्यान रखेंगे भू तार आ जाएगा तो हरा लगाएंगे, लाइव वायर आएगा तो लाल लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय विखंडन के बारे में सही कथन को पहचानिए। नाभिकीय विखंडन, परमाणु के बारे में बात करी थी कि परमाणु क्या होता है। परमाणु वे होता है जिसके अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाभिकीय विखंडन की बात, नाभिक को तोड़ने की बात कर रहे हैं। साथ ही आपको पता होगा नाभिक को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो नाभिक एक बड़ा होना चाहिए जिसको तोड़ के छोटे नाभिकों में चेंज किया जाता है। तो थोड़ा नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि एक भारी नाभिक पर हल्के न्यूट्रॉन की, मतलब जो ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी गति हल्की होनी चाहिए, निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो वह हल्के नाभिक में विभक्त हो जाता है। हल्के नाभिकों में जब वो विभक्त होता है, जब टूटता है
तो उसके अंदर कुछ एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है जिसको हम अवशोषित करके विद्युत धारा में चेंज कर सकते हैं। नाभिक विखंडन एक ऐसी अभिक्रिया है जिनमें एक भारी परमाणु को हल्के नाभिकों में चेंज कर लेते हैं। और कैसे होती है? न्यूट्रॉनों के बमबारी से होती है। तो इसका यूज क्या करते हैं हम? नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों में करते हैं। ये हमारा यूपी में कहां है? नरोरा डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, रशिया के मदद से कलपक्कम में भी एक बड़ा नाभिकीय संयंत्र, शक्ति संयंत्र बनाया जा रहा है, जो कि देश का सबसे बड़ा विद्युत शक्ति संयंत्र होगा। तो आप याद रखेंगे। साथ ही एक क्वेश्चन और इसके साथ हो गया। साथ ही साथ हम इसमें पढ़ते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। जब हल्के भार वाले नाभिकों को एक भारे नाभिक में चेंज करा जाता है तो क्या कहते हैं कि संलयन होता है। और ये कैसे होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों और निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों को एक साथ, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों और निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों को एक साथ कंबाइन करते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, तो हमारा क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होगा? जितना कि सन का टेम्परेचर है, सूर्य के ताप के बराबर होता है। इसलिए नाभिकीय संलयन एक मुश्किल अभिक्रिया है। या फिर ये तब हो सकता है जब हम नाभिकीय विखंडन चल रहा हो उसी के बीच में नाभिकीय संलयन कराएं। ऐसा तब हुआ था जब जापान हिरोशिमा में अटैक हुआ था। उस समय जो टेम्परेचर बना था तब उस टेम्परेचर में नाभिकीय संलयन हो सकता है, लेकिन उसका नाभिकीय विखंडन का भी इतना ज्यादा इफेक्ट था कि उस समय नाभिकीय संलयन कराएंगे तो अर्थ के 2 पार्टी हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि हमारा आंसर क्या है। तो एक भारी नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तब वह हल्के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सही, ए आंसर बिल्कुल ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? जो शैक्षिक, सामाजिक और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता है। बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय देश, लगभग 196 देश इसमें शामिल है। 196 देश इसमें शामिल है। और साथ ही साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा कहां है? पेरिस में है। पेरिस कहां है? पेरिस हमारा फ्रांस में लगेगा। इन 196 देशों ने मिलकर इसको बनाया है। और ये कब बनकर तैयार हुआ था? 1946 में बनकर तैयार हुआ था। तो याद रखें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया गया कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस, फ्रांस में है। कितने देश इसमें शामिल है? 196 देश शामिल है। और इसमें वित्तीय सहायता देने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऐसा बोला गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होगा। पहले ये 2012 में जो है इससे निकल के चला गया था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि यूनेस्को ने फिलिस्तीन को शामिल कर दिया था। और फिलिस्तीन में जब इसको शामिल किया है तो जब ये जो फंडिंग अमेरिका करता था वो फिलिस्तीन को चला जाती थी। और फिलिस्तीन एक कैसा देश है? आतंकवाद प्रिय देश है। इसलिए अमेरिका ने उस समय इसको छोड़ दिया था और अपनी फंडिंग रोक दी थी। इसलिए अब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका इन 196 देशों के साथ जुड़ना चाहता है और देश में और सभी देशों पर अपना ये है एक प्रभुत्व बना के रखना चाहता है। इसलिए इसने 2023 में यह घोषणा की कि वो दोबारा से यूनेस्को में शामिल होने जा रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी या फिर राष्ट्रीय कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए, इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, ये सारे जो है उत्तर प्रदेश के ही जिले हैं। ललित कला अकादमी यहां पर जो बात करी जा रही है ये केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये राष्ट्रीय है, यानी नेशनल लेवल की बात करी जा रही है, इंडिया लेवल की बात करी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में ये ललित कला अकादमी कहां है? ये है लखनऊ में। लखनऊ में है। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र या फिर राष्ट्रीय कला अकादमी का केंद्र जो है वो कहां है? लखनऊ में है। लखनऊ में ये कहां मिलेगा? लाल बहादुरी भवन में। लाल बहादुरी भवन 1857 की क्रांति के अनुसार भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जिसको जो है रानी हजरत महल ने जो है नेतृत्व किया था। एक ऐतिहासिक स्मारक है। आज भी आप जाके आप बहादुरी भवन को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य ललित कला अकादमी 8 फरवरी 1962 को, ध्यान रखेंगे, 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश सरकार के
संस्कृति विभाग के अंतर्गत पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त निकाय है। मतलब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इस पर अपना पैसा, अपना धन राशि जो है व्यतीत करती है, अपना बेचती है। ललित कला अकादमी, ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो भारत की ललित कला अकादमी को देश विदेश में भी सहायता प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती है? देखिए, देश में और देश के बाहर जो भी भारतीय कला है, जो भी भारतीय संगीत है, भारतीय संस्कृति के नृत्य है, ये उन सबको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका आंसर है लखनऊ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप जो है निम्नलिखित में किस राज्य में संबंधित है? देखिए क्वेश्चन को, हम मोहिनी अट्टम एक नृत्य है और ये नृत्य कहाँ किया जाता है इसके बारे में पहले बात करेंगे। थोड़ा सा शब्द को तोड़ने का काम करते हैं। देखिए, मोहिनी का मतलब होता है किसी चीज को मोहित कर लेना, ठीक है, किसी को बिल्कुल अपने काबू में कर लेना। अट्टम का मतलब है एक डांस, ठीक है। मोहिनी कैसी होगी? मोहिनी क्या होती है? एक जादूगरनी होती है, जादूगर है एक तरीके से। अब वो जादूगर तो नाचेगा नहीं, लगभग जादूगरनी का नाच है। तो एक जादूगरनी का नृत्य है, या फिर अपने नृत्य से लोगों को क्या करना है? अपने वश में कर लेना है। ये कौन करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? ये है सबसे पहले हमारा आंसर है केरला का नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम एक जादूगरनी का नृत्य है जो अनिवार्य रूप से एक महिला द्वारा एकल नृत्य प्रदर्शन है। मतलब इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट नहीं होते, एक अकेली महिला जो है इस कला को, इस नृत्य को दिखाती है, करके दिखाती है, जिसे 19वीं शताब्दी में केरल के वर्तमान राज्य त्रिवाणकोर में वेदिवल द्वारा विकसित किया गया था। यह एक भारत का शास्त्रीय नृत्य है और भारत का एकमात्र जो नृत्य जो भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। प्रसिद्ध मलयाली कवि वी मेनन ने इसे कल्याणी अम्मा के साथ पुनर्जीवित किया गया। तो याद रखेंगे कि किसने इसको जीवित किया था। जीवित करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि नृत्य मर गया था। ये नृत्य जो है किताबों में था, उसको जो है पूर्णतया पढ़कर उसका पूरा विकास कर कब किसने प्रस्तुत किया? कल्याणी अम्मा ने, कवि एवी एन के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो वो केरला राज्य का है, आंसर नंबर बी। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से 1925 में काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था। ये क्वेश्चन हमारी स्वतंत्रता आजादी से रिलेटेड है, स्वतंत्रता सेनानियों से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। इसमें काकोरी कांड के बारे में बताऊंगा, भगत सिंह के बारे में बताऊंगा, इनको फांसी कब मिली थी इसके बारे में बताऊंगा, और ये शहीद कब हुए ये भी बताऊंगा। काकोरी कांड कहाँ हुआ है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बता देते हैं कि काकोरी कांड कहाँ हुआ था। काकोरी कांड लखनऊ के नियर जो है काकोरी एक जगह है, वहां किया गया था। और ये क्यों किया गया था? डकैती हुई थी लखनऊ के, किसमें हुई थी? ट्रेन में हुई थी। और इस ट्रेन का लूटने का उद्देश्य क्या था? इस ट्रेन को लूटने का उद्देश्य था कि इस लूट के खजाने से हम क्या करेंगे? हथियार खरीदेंगे और उस हथियार का यूज जो है हम क्या करेंगे? आजादी में करेंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या है कि काकोरी षड्यंत्र या काकोरी ट्रेन डकैती एक सशस्त्र डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन में हुई थी, जिसमें गार्ड कैबिन से केवल 8,000 रुपए की लूट थी। उस समय के 8,000 लगभग यहाँ के 8 लाख रुपए हो गए। इस लूट की योजना किसने कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, अशफाक उल्ला खान थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। इन सबको क्या किया था? मौत की सजा सुनाई गई थी, जो 17 से 19 दिसंबर को हुई थी। मतलब केवल डकैती में 8,000 रुपए की डकैती में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको क्या करी थी? लूट के लिए क्या करे? फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो काकोरी कांड जो है हमारे स्वतंत्रता की दृष्टि से हमारे सेनानियों ने बहुत ही अपने बहादुरी से इस कांड को जो है क्या किया था? सशस्त्र तरीके से किया था। साथ ही साथ उन्होंने जो है अपनी एचआरए की रचना की थी। एचआरए क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, जो 28 सदस्यों की एक बड़ी क्या थी? एक मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने क्या किया है? जिसमें उन्होंने जो है भारतीय नौजवानों को आजादी के बारे में, किस तरीके से आजादी के मार्ग पर चलना उसके बारे में बताया है। आजादी बिल्कुल हमें ऐसे ही नहीं तोहफे में नहीं मिली थी। इसके लिए कई क्रांतिकारियों ने, कई स्वतंत्रता सेनानियों ने, कई आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की आहुति दी थी, तब जाकर हमें यह आजादी मिली थी। और हम जो है इनको नमन करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह, जिनका नाम जो है हम शहीद आजम भी बोलते हैं, शहीद आजम, ये पंजाब से थे।
याद करेंगे शहीद आजम कौन थे, तो हमारे भगत सिंह थे, जिन्होंने 14 साल की आयु में जो है बीए की डिग्री ले ली थी। ये क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे, जिन्हें मात्र 23 वर्ष के आयु में, मृत्यु नहीं बोलेंगे, यहाँ कहेंगे ये शहीद हो गए थे, क्योंकि मृत्यु जो है इनके लिए लगाना एक गलत वर्ड है। 1926 में नौजवान भारत सभा और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। इनके ऊपर क्या था, इन पर राजगुरु सुखदेव और अन्य लोगों पर सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा था। सैंडर्स एक क्या थे, इनके जनरल थे अंग्रेजों के। इनकी हत्या किसने करी थी, इनकी हत्या की थी भगत सिंह ने करी थी, और इनके साथ साथ राजगुरु सुखदेव ने की थी। इनके ऊपर इन्हें 23 मार्च 1931 में लाहौर की जेल में फांसी दे दी गई थी। तो हमारा सही आंसर क्या है कि काकोरी कांड में कौन हिस्सेदार नहीं था, राम प्रसाद बिस्मिल ये थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। जबकि भगत सिंह जो है, इनका जो हाथ है वो सैंडर्स की हत्या में है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष कितने वर्ष में, मतलब किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2012 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। सही आंसर हमारा है 2012। इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो आ सकती हैं, उसको पढ़ते हैं। पहले तो ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है 2000 में, सन 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की। मतलब इसकी नींव किसने डाली है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डाली थी। विभिन्न राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का पूरक है। इसका उद्देश्य 2003 तक 1000 व्यक्ति, मतलब ऐसे गांव जिनके अंदर 1000 व्यक्ति हैं, उन वहां पर पक्की सड़कें उपलब्ध कराना है। जबकि 2007 में इन 1000 की संख्या को घटाकर 500 कर दिया गया कि जिस गांव में 500 लोग भी हैं उस गांव को जो है पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था, लेकिन यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सन 2012। ये एक प्रधानमंत्री जी का हमारा एक बहुत अच्छा विजन है, जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि गांव की सड़कों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे कि हमारे गांव का विकास तेजी से हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील उपस्थित है। कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है कोलेरू झील जो है किस तरीके की झील है, वो हमारी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील, मीठे पानी की भी झील होती है और खट्टे नहीं, दूसरा वाला जो पानी होता है उसकी भी झील होती है, वो क्या कहते हैं उसको, तो देख लेंगे। तो हमारा कोलेरू झील के बारे में बात करेंगे। कोलेरू भारत की सबसे मीठे पानी झीलों में से एक है, जो कोलेरू शहर से 15 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, कोलेरू झील में मुख्यतः किस नदियों का पानी आता है, तो कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, इनके डेल्टा से बनी है, इनके डेल्टा के बीच में स्थित है और इन नदियों का इसमें पानी आता है। कैसा पानी है, मीठा पानी है। ये झील इन दो नदियों के प्राकृतिक बाढ़ संतुलन जलाशय के रूप में कार्य करती है कि बाढ़ के समय में जो भी पानी होता है वो इसमें एकत्रित हो जाता है। कोलेरू अभ्यारण्य भी है। अभ्यारण्य क्या होता है, कोलेरू पार्क। और रामसर स्थल है। रामसर स्थल के बारे में थोड़ा सा बात करके मैं आपको बता देता हूं कि रामसर स्थल क्या होता है। ईरान में एक मीटिंग हुई थी, इसमें क्या बोला गया था कि आर्द्र भूमि को सुरक्षित किया जाएगा। आर्द्र भूमि कैसी भूमि, ऐसी भूमि जिसका क्षेत्रफल 18 मीटर चौड़ा और 18 मीटर लंबा है। यदि ये भूमि वर्ष भर जल आच्छादित रहेगी तो उसको बोलेंगे ये क्या है, रामसर स्थल। वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं इंडिया में, तो है वो 85। इनकी संख्या ज्यादा या कम हो सकती है, आप क्लास देख रहे हो तब इस समय जो है इसकी संख्या जो है ज्यादा या कम हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन है कि कोलेरू झील कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है। देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है वो लगभग जून जुलाई में आ जाता है, लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा है इसके कारण किस राज्य में अक्टूबर और नवंबर में वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर को हम
हमारा मानसून वापस जा रहा होता है, वापस जाते हुए किन राज्यों में वर्षा करता है, थोड़ा सा जल जो बच जाता है वो जाते हुए चक्रवातों की वजह से और उनमें जो थोड़ा सा जल शेष रह जाता है उसमें, उसकी वजह से ये वर्षा कर देते हैं। तो किस राज्य में करते हैं, देखेंगे इसको। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के, तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र भारतीय राज्य हैं। सबसे पहले देखेंगे कैसे राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं। तमिलनाडु जो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर नवंबर के दौरान वर्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ अक्टूबर और नवंबर में वर्षा क्यों, क्योंकि भारत की स्थिति इस तरीके की है कि हमारा जो भारत है हर जगह समान रूप से नहीं है। कहीं वर्षा जो है जून और जुलाई में हो रही है, कहीं अक्टूबर नवंबर में हो रही है, और किसी जगह जो है जून जुलाई में बर्फबारी हो रही है। तो हर जगह समान जो है तरीका नहीं है। तो उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटते हुए जाते हैं तो मानसून के रूप में भी जिसे जाना जाता है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के संपर्क में आ जाते हैं और इस संपर्क में आने की वजह से जो है अपनी ये वहां पर जो है वर्षा कर देते हैं। तो किस राज्य में करते हैं, ये तमिलनाडु में करते हैं। तमिलनाडु कैसा राज्य है, ये जो है समुद्री किनारे पर है। तो देखेंगे तमिलनाडु जो है आपका किस तरफ होगा, इस तरफ होगा तमिलनाडु, या फिर कहां पर करेंगे, उड़ीसा में भी वर्षा करते हैं। तो सही आंसर का हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिखों का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है। बैसाखी किस महीने में मनाया जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। बैसाखी कैसा फेस्टिवल है, कि कृषकों का फेस्टिवल है। इस दिन क्या होता है कि कृषकों की जो होती है, यानी किसानों की जो है फसल पककर तैयार हो जाती है, इसी की खुशी मनाते हैं। अपने देवी देवताओं को वो जो है अपनी फसलों को अर्पित करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई आज हम बहुत खुश हैं, हम जो है एक फेस्टिवल मनाएंगे जिसका नाम है बैसाखी। ये कब मनाया जाता है, तो भाई मनाया जाता है अप्रैल में। और ये कहाँ मेन होता है, ये होता है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के किसान जो है इस दिन को जो है बैसाखी को अप्रैल में बड़ी खुशी से मनाते हैं। भारत में बैसाखी वसंत का शुरुआत का प्रतीक है, मतलब वसंत ऋतु आती है, कहते हैं बसंत में जो है, वसंत ऋतु के बाद जो गर्मी स्टार्ट हो जाती है। परंपरागत रूप से बैसाखी फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। मतलब अब फसल का मौसम का अंत है कि फसलें पककर तैयार हो गई हैं आपकी, और किसानों के लिए बहुत खुशी और उत्सव का समय है। पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जो इस उत्सव का केंद्र है। मतलब वैसे तो पूरे भारत में ही बनाते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नामों से मनाते हैं। तो गणगौर के बारे में समझते हैं। गणगौर जो कि राजस्थान का त्योहार है, यह वसंत और फसल का उत्सव है। ये वसंत ऋतु में फसल का उत्सव गणगौर है। कहां पर है, राजस्थान में है। गणेश चतुर्थी को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है और ये महाराष्ट्र का 10 दिन का उत्सव है जो भगवान किसको अर्पित है, भगवान गणेश जी को अर्पित है। और ये उत्सव जो है लगभग 10 दिन तक चलता है महाराष्ट्र में, जिसमें लोग जो है अपने घरों में क्या करते हैं, गणेश जी की प्रतिमा लेकर आते हैं। कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक इनकी प्रतिमा को घर पे रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बाद में इनको जो है विसर्जित करके आते हैं, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा अप्रैल में जो है बैसाखी मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुना में 4 धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा देखिए हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व है, इसको H से लिखते हैं, H, ठीक है। इस हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपनी स्थायी व्यवस्था के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कर दे। यदि कहते हैं कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो ये ऐसी व्यवस्था बनाता है कि कभी कभी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो हाइड्रोजन के पास कैसा आ जाता है, धनावेश आ जाता है। और धनावेश किस पर होता है, हमने पढ़ा था धातुओं पर होता है। ये धातुओं की तरह बिहेव करने लगता है, अपना व्यवहार जो है धातु जैसा दिखाता है। कभी कभी ये हाइड्रोजन क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से रिसीव कर लेता है, ले लेता है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, ऋणावेशित आ जाता है। ऋणावेशित आने की वजह से ये हैलोजन की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो क्या हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा तत्व जो हैलोजन की तरह व्यवहार करता है, तो हमारा कौन सा करता है, हाइड्रोजन जो है किसकी तरह व्यवहार करता है, धातु की तरह भी, और हाइड्रोजन उसकी हैलोजन की वजह से तरह बिहेव करता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सोडियम किसमें रखा जाता है, निम्नलिखित में सोडियम किसमें रखा जाता है। सोडियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, यह हमारी बॉडी के लिए भी बहुत
इंपॉर्टेंट तत्व है। क्यों तत्व है? देखिए हमारी बॉडी जो है नमक से बनी है, नमक हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो नमक में हमारा क्या मिल रहा है? Na यानी कि सोडियम। अब सोडियम क्या है? सोडियम के बारे में बात करते हैं तो सोडियम है हमारी एक धातु, सोडियम है हमारी धातु, और ये एक ऐसी धातु है जिसको आप चाकू से, कैंची से काट सकते हैं। बहुत मुलायम धातु है, मुलायम धातु है। साथ ही साथ इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि यदि ये पानी के संपर्क में आ जाए तो क्या करती है? ये जल जाती है, या हवा के वायु के संपर्क में आती है तो क्या करती है? जल जाती है। तो इसको जो है हम किस में रखते हैं? एक इस तरीके का पात्र लेते हैं, यानी बर्तन लेते हैं, और उसमें जो है अपना मिट्टी का तेल रखा होता है, और मिट्टी के तेल में यानी कैरोसिन ऑयल में इसको सुरक्षित करके रखते हैं, जिससे कि ये वायु के या पानी के संपर्क में ना आए, तो ये जले ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। सोडियम के बारे में एक बात और ध्यान कर लेते हैं कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 11। सोडियम का परमाणु भार, एटॉमिक भार, ठीक है, एटॉमिक भार कितना है? वो है 23। तो याद रखेंगे कि सोडियम का एटॉमिक भार कितना है? 23 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। सोडियम हमारे शरीर में क्या करता है? आयंस की उपस्थिति करता है, जिससे कि हम जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। कभी जब हमारे बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है तो हम इलेक्ट्रोलाइट पीते हैं और अपने बॉडी में जो है उसको बैलेंस करते हैं। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल, और सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। आप बताएंगे क्लास कैसी लगी आपको, मेरे को कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ आगे के क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इस क्लास के बाद में जो है आपको जो नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और कल आपके लिए बहुत ही शानदार तैयार एक अच्छी क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू।